सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस जिसका कोड 086 है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2022-23 यानी 2023 में जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना है उनके लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। तो पिछली दो वीडियोज़ में हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे और जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह भी सब देख लिए थे। इस वीडियो के अंदर सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली जो वीडियोज़ है वो आपको देखनी है तो सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसमें जो पहला फिजिक्स का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट फॉर सेवरल मिनट्स कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। एक सर्किट बनाया गया है यानी उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और कुछ मिनट तक इसी तरह से हमने उस सर्किट को छोड़ दिया है। जो वायर हमने यूज़ किया है वो कौन सा है? कॉपर वायर है। जब उसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो कुछ देर में वो जो वायर है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है या सिंपली कह सकते हो जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा ये आपको बताना है। हीटिंग इफेक्ट का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। हीट का फॉर्मूला क्या होता है? H = I²RT। अब देखो यहाँ पर मैं आपको जैसा कि पिछली दो वीडियोज़ में मैं बताता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस पेज नंबर से, किस टॉपिक से, वैसे यहाँ भी मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो पेज नंबर 217 ओपन करोगे, वहीं टॉप पे ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो ये हीट का फॉर्मूला हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, हमसे क्या कह रहा है कि वायर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा यानी हीट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो रेसिस्टेंस देखो हमारा कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी H से हम कंपेयर करें तो रेसिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट बढ़ रही है इसका मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आती है जो कि दूर करना बहुत ज़रूरी है। ये तो फॉर्मूला है H = I²RT। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अगर चेंज करें, यानी आपने पढ़ा है V = IR, I क्या होगा? V/R। अब इस I की जगह हम ये वाली जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं तो हमारा हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H = I² है यानी V² / R²। और यहाँ ऊपर भी हमारा R है और ये T, यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। तो फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले को देखोगे तो हीट के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो रेसिस्टेंस है हमारा। यहाँ पर हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। इस फॉर्मूले के हिसाब से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस की वैल्यू घटेगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? बहुत डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, पिछले वाले सैम्पल पेपर में लास्ट ईयर के मैंने बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो इसे चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है कि जब आपसे कहा जाए कि करंट कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। ठीक है, यानी करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। और जब आपसे कहा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अब यहाँ पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि करंट कांस्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। जब कुछ ना कहा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला निकला है तो मेन जो फॉर्मूला है उसी को आप यूज़ करोगे। इसीलिए मैंने देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके बता दिया कि इंक्रीज होगा। आई होप आप समझ गए होगे ये चीज़। डिटेल में हम इसे चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो ये देख सकते हो ये हमारा एक कॉपर वायर है जो कि मैग्नेट के पोल्स के बीच में है। ऑब्वियसली ये नॉर्थ और साउथ के बीच में है। इसे मैं कुछ इस तरह से बनाऊँ तो आपका ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। तो वायर, यानी इस डायग्राम को थोड़ा सीधा करके बनाऊँ, साइड से ऐसे इमेज ली गई है, तो ये आपका इस तरह से वायर है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। हमसे ये कह रहा है कि जो करंट है वायर के अंदर उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी करंट को चाहे तो हम इस डायरेक्शन में फ्लो करा दें या फिर चाहे तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में ये करंट फ्लो कराया जा सकता है। द पोल ऑफ मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज ओवर। जो मैग्नेट के पोल है उसे भी चेंज किया जा सकता है। अब चेंज करने में क्या है, ये जो हमारा मैग्नेट है इसी को यहाँ ऊपर से पकड़ के इस तरह से 180 डिग्री आप घुमा दो तो ये साउथ इधर आ जाएगा और नॉर्थ आपका इधर आ जाएगा। यानी यहाँ पर मैं अगर बना के दिखाऊँ तो जब उसे घुमा देंगे साउथ ये हो जाएगा और नॉर्थ ये हो जाएगा। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ ही होता है, यानी इस बार लेफ्ट साइड हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन फोर्स एक्ट ऑन अ वायर। तो वायर पे कितने डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर सकती है, यानी एक बार करंट को आप इस डायरेक्शन में फ्लो करा लो, एक बार इस डायरेक्शन में फ्लो करा लो, पोल को एक बार नॉर्थ और साउथ इस तरह से ले लो, एक बार साउथ और नॉर्थ इस तरह से कर लो। तो ये सारी चीज़ें करने पे फोर्स कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है लगना,
ये आपको यहाँ डायरेक्शंस दिए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे, जहाँ पर ये जो हमारी मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन शो करेगी, जो हमारी 4 फिंगर है वो फील्ड का डायरेक्शन शो करेगी, और जो हमारा थंब है वो फोर्स का डायरेक्शन शो करेगी। तो अब मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड, देखो इधर हमने नॉर्थ माना है लेफ्ट साइड, और राइट साइड हमने साउथ माना है, तो फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और देखो क्वेश्चन में हमको कैसे दिया है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी जो वायर है वो इस तरह से पड़ा हुआ है। तो करंट के डायरेक्शन को अगर इस डायरेक्शन में माने हम कि इस तरफ फ्लो कर रहा है, तो फोर्स किधर लगेगी, देख सकते हो फोर्स हमारी डाउनवर्ड लग रही, नीचे की तरफ लग रही है। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया है करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, तो अगर इस तरफ से इस तरफ कर दें, यानी इस डायरेक्शन को ऐसे उठा के हमने करंट के डायरेक्शन को इस तरफ कर दिया, फील्ड हमारी अभी वैसे ही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो देखो अब फोर्स किधर लग रही, ऊपर की तरफ लग रही है। और ये भी कहा गया है कि फील्ड को हम चेंज कर सकते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ को अगर हम चेंज कर दें, राइट साइड को नॉर्थ मान लें और लेफ्ट साइड को साउथ मान लें, तो देखो अगर हम फील्ड को इस तरह से चेंज करेंगे और करंट हमारा अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, देख सकते हो ये फोर्स हमारी ऊपर की तरफ लग रही है। अब इसी वाली फील्ड के लिए करंट के डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, इस तरफ कर दें, तो देखो फोर्स नीचे लग रही है। यानी दोनों ही केसेस में, चाहे हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर लें या चाहे फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर लें, फोर्स हमेशा या तो डाउनवर्ड लग रही है या अपवर्ड लग रही है, यानी या तो साउथ डायरेक्शन में लग रही है या नॉर्थ डायरेक्शन में लग रही है। तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं। तो हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे करंट के डायरेक्शन को चेंज कर लें, चाहे पोल को चेंज कर लें, फोर्स हमेशा दो ही डायरेक्शन में लग रही है, या तो वो नॉर्थ में लग रही है या तो साउथ में लग रही है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l एज शोन अबव। तो ऊपर आपको एक वायर का एक पार्ट दिख रहा है, उस वायर को कवर किया गया है प्लास्टिक इंसुलेशन से। यानी नॉर्मली जो वायर देखते हैं उसमें क्या होता है, अंदर मेटल वाला पार्ट होता है, जैसे कॉपर वायर है तो अंदर कॉपर होता है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग की जाती है जिससे करंट वगैरह आपको ना लगे। तो वैसे ही कुछ वायर लिया गया है, डायमीटर दिया हुआ है d और लेंथ दी है l। अ डिक्रीज इन रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन। हमको रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो किस चीज़ को इंक्रीज करेंगे। अब पेज नंबर 207 पे देखो, आपको रेसिस्टेंस और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका रिलेशन दिया हुआ है। यानी आप देखोगे तो ये दिया हुआ है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर पे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। यानी ये वाला जो एरिया होगा इसकी हम बात कर लें, इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमको रेसिस्टेंस को क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज कब होगा, रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज तब होगी जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू इंक्रीज होगी। और एरिया की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, डायमीटर पे। यानी डायमीटर इंक्रीज करेगा तो एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा तो रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो देखो इसका बी ऑप्शन सही होगा, डायमीटर ऑफ द वायर। डायमीटर ऑफ वायर को इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, लेकिन डायरेक्टली डिपेंड करता है। यानी टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। हमको इन्वर्स रिलेशन चाहिए कि किसे इंक्रीज करेंगे रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, इसलिए सी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, भाई प्लास्टिक की कवरिंग इसलिए की जाती है ताकि करंट वगैरह ना लग सके। जब उसके अंदर से करंट फ्लो हो तो वो प्रोटेक्ट करेगा कि कोई मान लो टच कर ले तो वो बच सके। जो प्लास्टिक वाला पार्ट होगा उसके अंदर तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए उसकी थिकनेस मैटर नहीं करेगी कि वो मोटा है कि पतला है। तो बी ऑप्शन देखो इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि करंट कैरी कर रहा है। आपको पैटर्न बना के दिखाना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरह से होंगी। बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पेज नंबर 227 पे देखोगे फिगर 13.6, तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, वही आपको बना देना है। मतलब बनाना नहीं है, वहां देख के आपको क्या पता चलेगा कि इस तरह से फील्ड लाइंस बन रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में, यानी ऐसे सर्किल है जिनका सेंटर सेम है, और सेंटर क्या है, वही वायर है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल सेंटर्ड अराउंड द वायर, वायर के चारों तरफ है। अब यहाँ पर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आगे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने पिछली 2 वीडियोज़ में बहुत डिटेल से एग्जाम्पल देकर बताया था। तो वो वीडियोज़ देख लोगे तो इसका समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन के साथ ही बता दूंगा कि कैसे इसमें करेक्ट ऑप्शन हमको चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पहले बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। इसमें असर्शन दिया हुआ है, यानी स्टेटमेंट दिया होगा 2। उसमें से आपको पहली चीज़ तो ये फाइंड आउट करना है कि वो दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो असर्शन में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और रीज़न में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
असर्शन में क्या लिखा हुआ है उसको हम देख लेते हैं। ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी एक सोलिनॉइड जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, यानी फिर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे समझ लो एक हमने मैग्नेट ले लिया है और जो सोलिनॉइड होता है जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो वो एक बार मैग्नेट की तरह से उसकी फील्ड लाइंस हमें देखने को मिलती है। तो हम मान लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके कि हमने एक बार मैग्नेट ले लिया है। तो चाहे बार मैग्नेट को आप सस्पेंड कर लो, चाहे सोलिनॉइड को सस्पेंड कर लो, दोनों का इफेक्ट आपको सेम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों की जो फील्ड लाइंस है वो सेम होती है, एक ही जैसी बनती हैं। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो ये हमारी क्या है, अर्थ है। इसका नॉर्थ क्या होता है, ये ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे ये साउथ होता है। यानी आप डायरेक्शन बनाओ तो ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ये जो नॉर्थ होता है इसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसी तरह ये जो नीचे वाला है इसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल साउथ। यानी ज्योग्राफी में जो आप मैप पढ़ते हो तो वहां पर नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। लेकिन अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अर्थ भी एक तरह का मैग्नेट है। अब ये मैग्नेट है तो उस मैग्नेट का भी नॉर्थ और साउथ होगा। अब अर्थ को एज अ मैग्नेट हम मान के चलें तो उस केस में इसका नॉर्थ और साउथ ठीक अपोजिट होता है। कहने का मतलब ये है अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हमारा यहाँ पर है और मैग्नेटिक साउथ यहाँ पर है, नॉर्थ के पास। अब जैसा कि हमसे कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर कि हमको फ्रीली सस्पेंड कर देना है उस सोलिनॉइड को। फ्रीली सस्पेंड यानी धागे जैसे बीच में बांध के ऐसे लटका दोगे तो इधर उधर घूमेगा, लेकिन वो घूम के क्या होगा, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा। कौन सा नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। यानी वो मैग्नेट कुछ इस तरह से जो सोलिनॉइड है हमारा वो अपने आप को ओरिएंट कर लेगा, फिक्स कर लेगा, जहाँ पर इस मैग्नेट का नॉर्थ ये होगा और मैग्नेट का साउथ ये होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रेस्ट पे आ जाएगा, रुक जाएगा। यानी मैग्नेट को जो नॉर्थ है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा और मैग्नेट का जो साउथ है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ होगा। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल बात सही है, ऐसा ही होता है। एक्सपेरिमेंट करके भी आप देख सकते हो। अब इसके रीजन की अगर हम बात कर लें, क्यों रुकता है, तो इसलिए रुकता है क्योंकि ये जो नॉर्थ हमारा है वो अर्थ के साउथ की तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट, तो अनलाइक पोल्स यहाँ से मिलेंगे, नॉर्थ साउथ की तरफ जाना चाहेगा। और जो हमारा सोलिनॉइड है या मैग्नेट मान सकते हो, उसका जो साउथ है वो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ ओरिएंट करेगा, उस तरफ डायरेक्ट करेगा। इसलिए इस डायरेक्शन में आकर ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है उसको हम एनालाइज करते हैं। वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग सोलिनॉइड स्टेट सोलिनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड अदर एंड एज अ साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। तो यही चीज़ मैंने बताई कि सोलिनॉइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जैसे बार मैग्नेट में एक नॉर्थ और साउथ होता है, उसी तरीके से इसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ होता है। तो इसका नॉर्थ अर्थ के मैग्नेटिक साउथ की तरफ जाएगा और इसका साउथ अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जाएगा। तो बात सही है। तो जब कभी ऐसा हो कि असर्शन में जो बात लिखी है वो भी सही हो, रीजन में जो बात लिखी है वो भी सही हो, और रीजन में जो बात लिखी है वो ए वाली बात को एक्सप्लेन कर रही है, कि असर्शन वाली बात को अगर मैं पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो सोलिनॉइड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे आ जाता है, तो उसका रीज़न आपको यहाँ मिल जाएगा। क्योंकि वो एक सोलिनॉइड, उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल होता है जैसे कि मैग्नेट, और इसीलिए वो अपने आप को उस डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेता है। तो जब ए भी सही हो, आर भी सही हो और आर में जो बात लिखी है वो ए वाली बात का एक्सप्लेनेशन हो, तो आप ए ऑप्शन चूज करोगे। अगर आर में जो बात लिखी होती वो सही होती, लेकिन उसका ए से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपनी अलग बात कर रहा होता, ये अपनी अलग बात कर रहा होता, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन में जो बात लिखी वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करी, तब आप बी ऑप्शन चूज करते। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही होगा, यानी ये वाला जो है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ आकर सेक्शन ए के जो भी फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। स्टेट द फिनोमेना ऑब्जर्व इन अबव डायग्राम। तो ऊपर जो डायग्राम दिख रहा है उसमें कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, तो देखो यहाँ से रेडिएशन फ्रॉम सन, यानी सन से रेडिएशन निकल रही है, बेसिकली सन से लाइट निकल रही है। जब वो प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। तो वही चीज़ हमको देखने को मिल रहा है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो देख सकते हो सीबीएसई ने जो आंसर दिया है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस फिनोमेना को हम डिस्पर्जन कहते हैं। डिस्पर्जन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, यानी 7 कलर में बट जाती है। पेज नंबर 193 ओपन करोगे तो ये कंप्लीट डायग्राम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इस डायग्राम में उतनी ही इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डायग्राम विच ऑफ द 2 लाइट्स मेंशन्ड अबव विल हैव अ हायर वेवलेंथ। तो वैसे तो 7 कलर में स्प्लिट होती है, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में आपको 2 कलर दिया हुआ है, एक तो आपको येलो लाइट है, दूसरी ब्लू लाइट है। इन दोनों में से बताना है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं और कंप्लीट करूँ तो येलो के ऊपर आपकी कौन सी लाइट होती है, आप बुक में देख सकते हो, ऑरेंज होती है। ऑरेंज के ऊपर आपकी कौन सी होती है, रेड होती है। ब्लू के नीचे कौन सी होती है,
इंडिगो होती है, और इंडिगो के नीचे कौन सी होती है, वॉयलेट होती है, और ब्लू के ऊपर कौन सी होती है, ग्रीन होती है। ये आपका विबगेयोर बनता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हो जो रेड कलर की लाइट है उसमें बेंडिंग हमको सबसे कम देखने को मिल रही है। यानी ऐसे लाइट आई इस तरह बेंड होके, ये हो गई रेड वाली, और सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसको देखने मिल रही है, वॉयलेट वाले में, सबसे नीचे चली गई, बेंड होकर एकदम नीचे चली गई। तो रेड में बेंडिंग सबसे कम है। अब पेज नंबर 196 पे देखोगे तो आपको वहाँ पर दिया हुआ है, जो टॉप पे पैराग्राफ है, कि जो रेड कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो रेड कलर की लाइट के बारे में दो चीज़ें हमको पता चल गई, एक तो ये कि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, दूसरी ये कि उसमें बेंडिंग सबसे कम होती है। और दूसरी चीज़, अगर वॉयलेट की बात कर लें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, और बेंडिंग इसमें सबसे ज़्यादा होती है। रेड में बेंडिंग सबसे कम, वॉयलेट में बेंडिंग सबसे ज़्यादा। तो हमें दो लाइट में कंपेयर करना था, येलो और ब्लू में, कि वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी। उसकी ज़्यादा होगी जिसकी बेंडिंग कम होगी। देख सकते हो येलो लाइट ब्लू लाइट से कम बेंड हो रही है, ब्लू ज़्यादा बेंड होगी, नीचे चली गई। तो येलो और ब्लू में अगर हम कंपेयर करें तो येलो की जो बेंडिंग है वो कम, इसीलिए इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ये हमको बताना था, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या कहा है, एक्सप्लेन, रीज़न भी बताना है। ये तो नॉलेज बेस्ड हो गया कि हाँ मालूम है किसकी वेवलेंथ कम होती है, ज़्यादा होती है, आपने डायरेक्ट ही दिया, लेकिन आपको रीज़न लिखना होगा तो क्या बताओगे। चलिए उस रीज़न को थोड़ा सा हम समझते हैं। अब कोई भी लाइट हमने ली, उस लाइट की वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी, यानी एज अ वेव मान के चलें, तो उस लाइट की वेव की जो वेलोसिटी है वो जितनी ज़्यादा होगी, बेंडिंग उतनी ही कम होती है। यानी वेलोसिटी ज़्यादा तो बेंडिंग कम। ठीक है, इस चीज़ को आप डेली लाइफ के एग्जाम्पल से ही समझ सकते हो। आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको टर्न करना हो तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी गाड़ी धीरे करते हो, बहुत स्पीड में आप टर्न नहीं कर सकते। यानी जितनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी होगी गाड़ी की, टर्निंग उतनी ही कम होगी। जब आपको टर्न करना होता है, मोड़ना होता है, तो आप वेलोसिटी को कम करते हो। वेलोसिटी कम होती है तो टर्निंग आपकी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, वेलोसिटी ज़्यादा तो बेंडिंग कम। अब वेलोसिटी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू जो वेवलेंथ हमारा लैम्डा होता है मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। हमको चाहिए वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी हम कैसे पता करेंगे, जिसके अंदर बेंडिंग कम होगी। तो येलो लाइट कम बेंड हो रही है तो येलो में बेंडिंग कम, तो वेलोसिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा तो जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही रीज़न आप लिख दोगे। देखो सीबीएसई में भी यहाँ पर यही रीज़न लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। देख सकते हो वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गिवन कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हमको चेंज नहीं करना, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तभी ये रिलेशन वर्क करेगा। सो येलो विल हैव ग्रेटर वेवलेंथ, इसीलिए येलो की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी देन ब्लू, एज द वेलोसिटी ऑफ येलो लाइट इज ग्रेटर देन ब्लू। क्योंकि वेलोसिटी येलो लाइट की ज़्यादा होती है, इसीलिए उसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी। तो डिस्पर्जन वाले में बताने पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, हाफ मार्क्स आपको ये बताने पे मिल जाएगा कि कौन सी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और हाफ मार्क्स उसके रीज़न देने पे मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हो किस तरह से स्टेप मार्किंग होती है। जो क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, वरना एक एक स्टेप मिस करने पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन था, चाहे तो आप ये नीचे वाला कर सकते थे। इसमें क्या कह रहा है, हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन प्रिज्म इमर्ज आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज वाइट लाइट। दो आपको आइडेंटिकल प्रिज्म दिए गए, मतलब बिल्कुल वैसे ही वैसे, दोनों बिल्कुल सेम है, ऐसे दो प्रिज्म आपको दिए हैं। किस तरह से उनका यूज़ करोगे कि अगर जैसे मान लो हमारा एक प्रिज्म ये है, दूसरा प्रिज्म ये है, ऐसे हमने लगा दिया। अगर वाइट लाइट एक प्रिज्म पे इंसिडेंट करे तो दूसरे से जब निकले तो वाइट लाइट रहे। जानते हो आप प्रिज्म में क्या होता है, स्प्लिट हो जाती है, यानी जब पहले प्रिज्म से पास होगी तो स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। वो स्प्लिट जो लाइट है वो दूसरे प्रिज्म से जो पास हो तो फिर से कंबाइन करके वो एक वाइट लाइट बना दे। किस तरह से हम प्रिज्म को अरेंज करें कि ये चीज़ हमें ऑब्जर्व हो जाए, डायग्राम बनाकर आपको दिखाना है। तो देखो पेज नंबर 193 पे आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर बनाकर कि आपको करना क्या पड़ेगा। एक प्रिज्म आप इस तरह से लगा लो और दूसरा वाला जो प्रिज्म है उसको उल्टा करके लगा लो। ठीक है, इस केस में जब आप लाइट इंसिडेंट कराओगे तो क्या होगा, पहले वाले प्रिज्म से जब पास होगी तो हमको स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी जाएगी ये सब, और फिर यहाँ पर ये सब कंबाइन होके इस तरह से जब निकलेगी तो एक लाइट की तरह निकलेगी। ठीक है, वाइट लाइट गई थी, यहाँ पर हमें 7 कलर्स की लाइट दिखी, लेकिन दूसरे वाले से जब निकली तो कंबाइन होके फिर से वो वाइट लाइट बन गई। तो डायग्राम जैसा आपकी बुक में दिया है वैसे प्रॉपर आप डायग्राम बनाओगे, भी मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो बुक में देख सकते हो वही वाला डायग्राम आपको बनाना है। तो उस अरेंजमेंट को आपको लिख कर भी बताना है और डायग्राम भी ड्रॉ करना है, दोनों पे आपको 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। तो रीज़न क्या बताओगे, ऐसा क्यों हो रहा है।
होगा ये कि देखो प्रिज्म क्या करता है, अलग अलग जो लाइट होती है वाइट लाइट के अंदर उसको अलग अलग एंगल से बेंड कराता है। अगर एक लाइट को ही हम पकड़ लें, जैसे मान लो हमारी ये लाइट जा रही थी, ये वाइट लाइट है, इसमें सिर्फ हम रेड लाइट को पकड़ लें, अगर प्रिज्म ना होता तो ये अपना सीधा चले जाती। प्रिज्म की वजह से ये नीचे की तरफ बेंड होगी, इसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जो प्रिज्म से निकलेगी तो जिस रास्ते से जा रही वो एंगल, हम चाहते हैं कि वापस उसी रास्ते पर आ जाए जिस पे जा रही थी, तो हमें फिर से उतना ही एंगल डेविएट कराना पड़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। पहले जो लाइट है वो नीचे की तरफ बेंड करी, अब डेविएशन उतना ही एंगल का ऊपर की तरफ करना पड़ेगा, यानी दूसरे वाले प्रिज्म से निकले तो सेम एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में यानी ऊपर की तरफ वो डेविएट कर जाए, तभी ये लाइट आकर इस तरह से वाइट लाइट बन पाएगी। ठीक है, तो सीबीएसई ने जो आंसर दिया उसको हम देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ टू प्रिज्म नीड टू बी इक्वल एंड अपोजिट। दोनों प्रिज्म का जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, यानी जितना डिफ्लेक्ट कर रही है लाइट को, वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और अपोजिट होनी चाहिए। यानी पहला वाला प्रिज्म नीचे की तरफ जितने एंगल से वो बेंड कराएगा उतने ही एंगल से दूसरा वाला प्रिज्म ऊपर की तरफ बेंड करा दे। वाइल द फर्स्ट प्रिज्म स्प्लिट द लाइट इन 7 कलर, तो पहला प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देगा। ड्यू टू डिफरेंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, अलग अलग लाइट अलग अलग एंगल से वो डिफ्लेक्ट करेगी, इसीलिए वो लाइट अलग दिखेगी। वही दूसरा प्रिज्म क्या करेगा, कंबाइन कर देगा इस स्पेक्ट्रम को अलॉन्ग अ सिंगल रे एंड द कलर अगेन कंबाइन टू गिव अ वाइट लाइट एज इमर्जेंट लाइट। तो इतना लिखने पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। जो डायग्राम दिया है आपके बुक में यही वाला पूरा इसी तरह से बना लेना है, प्रैक्टिस पहले से आपको करनी पड़ेगी और इस पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो सारे 3 मार्क्स कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रोहित वांट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कन्वर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग यानी कॉनकेव मिरर होगा हमारा, वही लाइट को कन्वर्ज करता है, मिरर की बात कर रहा है तो इस तरह से कन्वर्ज करेगा। यानी मिरर की बात तो हमको समझ में आ गई, कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। इरेक्ट इमेज बनाएगा और इरेक्ट इमेज सिर्फ एक केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा जो पोल है और फोकस है उसके बीच में रखा हो, तभी इरेक्ट इमेज बनेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। फोकल लेंथ हमको दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ए वाले पार्ट में क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जैसे कि मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर के केस में अगर हमको इरेक्ट इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ेगा। यानी इस तरह से मैं डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो ये हमारा पोल होगा और ये हमारा फोकस होगा। फोकल लेंथ हमको दी हुई, यानी पोल से फोकस की जो दूरी है वो दी हुई है। कितनी दी हुई है, 40 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट यही 0 से लेके 40 सेंटीमीटर, पोल से ये मेज़र करते हैं तो पोल हमारा 0 हो गया, तो 0 से लेके 40 सेंटीमीटर इसी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तभी आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ अ री डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ से एक लाइट रे जाएगी, स्ट्रेट जाएगी तो क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगी। तो चलिए इस तरह से हम फोकस से पास करा देते हैं। यहाँ पर कहीं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इस तरह से हम इसे पास कराते हैं कि ये टकरा कर जब वापस आए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाए। ठीक है, पीछे की तरफ इसको हम बढ़ा देंगे अगर यहाँ कहीं, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी इमेज बनेगी। तो यही डायग्राम इस तरह से आपको बनाकर दिखा देना है। प्रॉपर आपको लेबलिंग करनी है। जैसे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ए बी आपने मान लिया, इमेज को ए डैश बी डैश मान लिया, पोल फोकस सारी चीज़ें आपको दिखानी है। एरो यानी इस तरह से जैसे एरो जा रही है ना, तो सिंबल ऐसे लाइन नहीं खींच देना, बल्कि पूरा प्रॉपर बना कर दिखाना है। तो डायग्राम पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सी में क्या कह रहा है, स्टेट 1 यूज ऑफ मिरर बेस्ड ऑन अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो जैसे मैंने बताया कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की यूजर्स के लिए मैंने एक ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, उसको देख लोगे तो कभी नहीं भूलेगा। देखो कॉनकेव मिरर को डेंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं, सोलर फर्नेस वगैरह में यूज़ होता है। जो टॉर्च हो गई हमारी, सर्च लाइट हो गई, व्हीकल्स की जो हेड लाइट हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको कोई एक ही यूज़ लिखना है तो आप लिख सकते हो इनमें से कुछ भी। तो ये जो डायग्राम है और इसकी जो पूरी डिटेल है वो आपको पेज नंबर 166 पे जो फिगर 10.7 दी हुई है उसकी F वाली जो फिगर है वही आपको बनानी है और वहीं पर उसी पेज में आपको डिटेल वगैरह सारी मिल जाएगी। यानी ये भी क्वेश्चन प्योरली आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन देखो किस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। एक तो वो जो प्योरली आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, डायरेक्ट उठ के आ जा रहे हैं। एक वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं कि एनसीईआरटी आपने पढ़ी भी है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जो चीज़ें सीखी उसको अप्लाई करना पड़ेगा। यही आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि मैग्नेट वाला क्वेश्चन हमने देखा था ऊपर ना, तो वहाँ पर अपनी नॉलेज को अप्लाई करना था। जस्ट आपका एनसीईआरटी से उठ के नहीं चलाया कि यहाँ पर ये इस पेज पे दिया हुआ है, पढ़ लिया और हमने वहाँ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31, इसका ए वाला पार्ट है। अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज बीइंग यूज्ड बाय दिबाश्री इन द लेबोरेटरी एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ हमको कह दिया है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है।
क्यों यूज़ होता है? क्योंकि हमको इमेज मैग्नीफाइड चाहिए, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज चाहिए, उसका साइज़ बड़ा हो, और वो तभी हो सकता है जब हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करें, क्योंकि कॉनकेव के केस में हमेशा इमेज छोटी बनती है। तो एक बात तो ये पता चल गई कि वो कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और साथ ही साथ हमको फोकल लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अभी साइन की बात कर लेंगे। वैसे साइन कॉन्वेक्स लेंस से साइन पॉजिटिव ही होता है, तो उसको ऐसे वैल्यू लिख सकते हो। एफ की वैल्यू क्या होगी? प्लस में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। अब ये जो वर्ड है डिस्टिंक्ट, इसका मतलब अलग होता है। जब कोई चीज़ आपको क्लियरली दिखती है, बिल्कुल साफ साफ दिखती है, तो उसमें क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग बिल्कुल प्रॉपरली आपको दिखता है। अगर कोई चीज़ आपको धुंधली दिखती है, उस केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको डिस्टिंक्ट नहीं दिखते, अलग अलग नहीं दिखते हैं, मिक्सअप से दिखते हैं। बहुत दूर आप कोई चीज़ देखो तो ब्लर सी दिखेगी, आपको धुंधली दिखेगी, चीज़ें आपस में मिक्स होती है, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज़ क्या है। या जो चश्मा लगाते हैं उनसे भी आप पूछोगे, आप लगाते हो तो आप खुद जानते होगे कि धुंधला दिखना कैसा होता है। ऑब्जेक्ट में मिक्सअप होता है, अलग अलग चीज़ें हमें क्लियरली नहीं दिखती। तो यहाँ किस बारे में बात हो रही है? हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी वो डिस्टेंस जहाँ तक वो क्लियरली चीज़ों को देख पाएगी। कौन सी डिस्टेंस? कम से कम वाली। वो कौन सी है? 25 सेंटीमीटर। ऐसे समझो ये उसकी आइज़ है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर उसको डिस्टिंक्ट देखना है, बिल्कुल क्लियरली देखना है, तो वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ये उसकी लीस्ट डिस्टेंस है। कम से कम ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की दूरी पे तो होना चाहिए। उससे दूर हो सकता है लेकिन उससे करीब नहीं हो सकता, क्योंकि लीस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। कम से कम जो डिस्टेंस है, इससे कम नहीं हो सकता कि 10 सेंटीमीटर पे रख दो। 10 सेंटीमीटर पे रख दिया या 20 सेंटीमीटर पे रख दिया, यानी कोई भी वैल्यू जो 25 सेंटीमीटर से कम होगी, उस डिस्टेंस पे अगर उसकी आंखों से उस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा गया तो उसे डिस्टिंक्ट विजन नहीं मिलेगा, क्लियरली ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ हमको दी हुई है। अब इस वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों दिया हो 25 सेंटीमीटर? देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रही है, इसका मतलब उसे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी देखनी है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे जितना दूर होता है उतना छोटा दिखता है, जितना करीब होता है उतना ही वो हमको बड़ा दिखता है। तो उसे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है, यानी वो चाहेगी कि ऑब्जेक्ट हमारे, यानी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने, बेसिकली इमेज ही तो देखेगी। हम लेंस या मिरर का जब यूज़ करते हैं तो देखने वाली चीज़ क्या होती है? वो इमेज होती है। तो जो इमेज बने वो चाहेगी कि करीब से करीब बने, ताकि उसे और प्रॉपरली बड़ी बड़ी इमेज दिखे। लेकिन ये जो 25 सेंटीमीटर दे दिया, इसमें ये चीज़ बता दी कि देखो, जो इमेज बननी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और करीब नहीं होनी चाहिए। तो आप कहोगे 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तो हो सकती है, लेकिन वही मैंने बताया कि अगर जितना दूर करते जाओगे उतनी ही इमेज छोटी आपको दिखने लगेगी। कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, आप जितना दूर से जाओगे उतना छोटा दिखेगा। इसी तरह से जो इमेज बनेगी उसको भी चाहोगे करीब से करीब बने, लेकिन ज़्यादा करीब नहीं हो सकता, क्योंकि लिमिट दे दी कि 25 सेंटीमीटर से करीब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया, जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? एग्जैक्टली 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए, क्योंकि उससे दूर गई तो छोटा दिखने लगेगा, उससे करीब आई तो धुंधला दिखने लगेगा। अब साइन क्या होगा? इमेज क्या पॉजिटिव बनेगी, निगेटिव बनेगी? तो देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में एक चीज़ आप नोट कर लो, आपके एनसीईआरटी में उतना क्लियरली नहीं दिया हुआ है। तो आप पेज नंबर 178 ओपन करो, वहाँ पर जो आपको टेबल दिया हुआ उसका लास्ट वाला केस देखो, जिसमें इमेज हमको वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करने पे हमको ऐसी ही इमेज मिलती है। यानी जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे। ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो कि जब मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज़ करेंगे तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब इसका रीज़न भी है कि हम ऐसा क्यों रखते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसकी इमेज ऑब्वियसली हमको बड़ी चाहिए, कि वो बड़ा बड़ा दिखे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि वो सीधा दिखे, इरेक्ट दिखे। इरेक्ट मतलब सीधा दिखे। मान लो कोई टेक्स्ट है, कोई चीज़ लिखी हुई है बहुत छोटी छोटी, अब मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आप देख रहे हो तो आप चाहोगे वो सीधा सीधा दिखे। अगर वो उल्टा दिखने लगा तो और पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को आप समझो, मैग्नीफाइंग ग्लास का पर्पज़ क्या है? वो सर्व होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्ट हमको बड़ा दिखे और सीधा सीधा दिखे। उल्टा दिखा तो समझना मुश्किल होगा। और इरेक्ट हमको सिर्फ तभी मिल पाएगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पे इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इस तरह से अगर क्वेश्चन आया, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ तो भी आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाओगे, वरना कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, वैल्यू चेंज कर दिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा।
तो जब ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारी किधर बनेगी, जैसे मान लो ये हमने इस तरह से लेंस बना दिया, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका फोकस है। हमने कहा कि ऑब्जेक्ट को फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच ही में रखना है। अब वो डिस्टेंस हम देखेंगे क्या होगी, लेकिन हमको इमेज डिस्टेंस दी हुई है। अब पेज 181 पे जो एफ वाला डायग्राम है उसे देखो, इमेज कहाँ बननी है, उसी साइड बननी है जिधर साइड ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड रखा है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो निगेटिव होगी, इमेज भी आपकी लेफ्ट साइड ही बनेगी। और लेफ्ट साइड डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, निगेटिव मान के चलते हैं, यानी v की वैल्यू हमारी निगेटिव होगी और u की जो वैल्यू होगी, u तो अभी हमको नहीं पता, वो भी निगेटिव ही आएगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें पता चल गई। अब चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, इसके फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन बाय यूजिंग ग्लास। मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो भाई मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी, लेंस की बात करें तो v बाई यू होता है, आपको v दिया हुआ, u निकालना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इक्वल्स 1/v माइनस 1/u। हमको u की वैल्यू चाहिए ना, तो ये हो जाएगा 1/u इक्वल्स 1/v माइनस 1/f। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है -25 माइनस 1 अपॉन फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स केस में, ये 5 हो गया। सॉल्व तो आप कर ही लोगे, यहाँ मैं कैलकुलेशन करना नहीं सिखा रहा हूँ। तो u की वैल्यू आप निकालोगे तो आएगी -25/6 सेंटीमीटर्स। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है ये 25 वहाँ जाके कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हम पुट करेंगे, ये हमारा -25 हो गया और u की वैल्यू क्या हो गई -25 डिवाइडेड बाई 6। तो माइनस से माइनस गया, 25 से 25 गया, 1/6 से ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगी, यानी m की वैल्यू हमारी 6 आ गई, पॉजिटिव में देखो, इसीलिए हमारी इरेक्ट बननी है, इमेज सीधी बननी है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 6। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आइज एंड ट्राइज टू रीड। यानी वो बुक को क्या करती है, 10 सेंटीमीटर अपनी आंखों के करीब रखती है और पढ़ने की कोशिश करती है। शी इज़ अनएबल टू रीड, वो पढ़ नहीं पाती। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, सीधी सी बात है, रीज़न क्या है, उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर है, वो साफ साफ 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकती है। उससे करीब लाओगे तो उसको धुंधला दिखेगा, जितना करीब लेते जाओगे उतना ही ज़्यादा पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, यही इसका रीज़न है। तो आप कह सकते हो दिस इज़ बिकॉज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, a student fixes a white sheet of paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet. तो एक वाइट शीट ऑफ पेपर लिया, उसके ऊपर एक बार मैग्नेट रख दिया, चारों तरफ कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दी। ही टैप्स जेंटली एंड ऑब्जर्व द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ सर्टेन पैटर्न। उसने टैप किया, यानी थोड़ा सा हिट किया उस पेपर पे ताकि एक वाइब्रेशंस आ जाए, थोड़ा आयरन फिलिंग्स एक मोशन में आ जाए। तो जब उसने ऐसा किया तो उसे ये ऑब्जर्व हुआ ये जो आयरन फिलिंग्स थी वो एक पैटर्न में अरेंज हो गई। आप अपनी बुक में देख सकते हो पेज नंबर 224 जो फिगर आपको दी हुई है, उसी पैटर्न में आपकी जो आयरन फिलिंग्स है वो अरेंज हो जाएंगी। ए वाले पार्ट में पूछ रहा है वाई टू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। तो उसी पेज पे आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, कैसे पैटर्न में अरेंज क्यों हो जाती हैं। इसलिए हो जाती हैं क्योंकि जो बार मैग्नेट है वो अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करता है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्ट करती है उन आयरन फिलिंग्स पे, और फोर्स की वजह से वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है वो रीज़न आप लिख सकते हो। यहाँ पर सीबीएसई ने जो आंसर प्रोवाइड किया है इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए, उसमें थोड़ा सा दूसरा रीज़न लिखा हुआ है। खैर ये भी रीज़न सही है, तो ये भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या कह रहा है ए वाले पार्ट में, व्हेन आयरन फिलिंग्स आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट दे बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट्स। एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह से वो आयरन फिलिंग्स बिहेव करने लगते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय दीज टाइनी मैग्नेट्स, क्योंकि जो बार मैग्नेट है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स जनरेट होगी, वो ये जो टाइनी मैग्नेट्स है, छोटे छोटे मैग्नेट्स हैं हमारे, वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं और उस फोर्स की वजह से मेक देम रोटेट एंड अलाइन देमसेल्फ अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। तो वो जो बार मैग्नेट है वो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रॉपर लाइन में होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उसे कहते हैं। उसी लाइन के अराउंड ये अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो ये रीज़न भी आप लिख सकते हो, 1 मार्क्स मिल जाएगा इतना लिखने पे। बी वाले में क्या कह रहा है, विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द टर्म ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट। तो फील्ड लाइंस कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द फिजिकल प्रॉपर्टी इंडिकेटेड बाय दिस अरेंजमेंट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। तो वो जो लाइंस हमें देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो कि एक बार मैग्नेट प्रोड्यूस करता है। इस पे भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सी वाला पार्ट, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज देखो बहुत सारी है। एक तो ये कि नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, दूसरा क्लोज कर्व बनाती हैं, यहाँ लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को,
और ये क्लोज कर्व बनाती है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी लिखनी थी तो कोई सी भी 2 लिख सकते हो, 1 मार्क्स मिल जाएगा। पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रांग होती है, उसकी स्ट्रेंथ, ठीक है, और भी लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन भी था, आप दूसरा वाला भी कर सकते थे। अ कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। अभी जो क्वेश्चन आया है वो पेज नंबर 226, इस पे जो टॉपिक है 13.2.1 वहीं से लिया गया है। बेसिकली आप नेक्स्ट वाला पेज देखोगे 227 वाला, तो वहाँ एक्टिविटी के बाद जो पैराग्राफ लिखा है वहीं पर ये सारी चीज़ें की बात की गई है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, ए वाले पार्ट में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। अगर जो इलेक्ट्रिक वायर हमने लिया है उसमें करंट की वैल्यू को बढ़ा दे तो क्या होगा। तो बिल्कुल देखो, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका आंसर बिल्कुल आपको बुक में मिल जाएगा। द डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इंक्रीजेज एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन भी हमको ज़्यादा देखने को मिलेगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, द कंपास नीडल इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर। वायर से अगर हम दूर कर देंगे तो क्या होगा, तो उसका रीजन भी आपको वहाँ दिया हुआ है। यहाँ सीबीएसई ने क्या आंसर दिया उसको हम देख लेते हैं। बी वाले में द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीजेज एज द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। यानी जैसे जैसे हम उस वायर से दूर होते चले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड जितना ही वीक होगी उतना ही जो डिफ्लेक्शन है वो भी कम होगा। तो ये हो गया इसका रीज़न, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। आपको ऊपर देख सकते हो स्कीमेटिक डायग्राम शो किया हुआ है, यानी सिंबल्स वगैरह यूज़ करके एक डायग्राम बनाया गया है। किसका डायग्राम है, ऑफ अ हाउस होल्ड सर्किट, यानी घर के अंदर एक जो सर्किट होता है ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग और पूरा जो कनेक्शन होता है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जो ऊपर हाउस दिखाया गया उसके अंदर 5 यूजेबल स्पेसेस हैं, यानी ऐसी जगह जो यूज़ में आती हैं। सीधी बात है, अगर यूज़ में आती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन वगैरह होगा, वही यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं उन 5 जगह पर। इस हाउस के लिए जो मेन वोल्टेज आ रहा है वो कितना है, 220 वोल्ट का, और जो नेट करंट आ रहा है मेन से वो 22 एम्पियर। यानी जहाँ से भी आपका मेन सप्लाई आ रहा है वहाँ जो वोल्टेज है वो आपको दिया हुआ है 220 वोल्ट का, और वहाँ जो मेन करंट आ रहा है जो कि फिर पूरे एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरी स्पेसेस के अंदर, वो आपका 22 एम्पियर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन टू ऑल द स्पेसेस इन द हाउस फ्रॉम द मेन्स। तो मेन्स से हम बात करें तो किस तरह का कनेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो यहाँ के बाद अलग अलग वायर जा रहे हैं हर स्पेस के लिए, ये जाकर इधर हो जा रहा है और फिर आकर ये यहाँ 5 वाले में आ जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग वायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, यानी ये कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। सीरीज में क्या होता है, एक ही वायर में यानी एक ही लाइन में सारे कंपोनेंट को लगा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा है, सबके लिए अलग अलग, सारी स्पेसेस के लिए अलग अलग वायर जा रहा है। तो इस तरह से देख के आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कैसा कनेक्शन है, सारी स्पेसेस में पैरेलल कनेक्शन है। दूसरी चीज़, पेज नंबर 237 पे जो आपका 13.7 वाला टॉपिक दिया है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें आप नेक्स्ट पेज देखोगे यानी पेज नंबर 238, वहाँ पर आपको पहले वाले पैराग्राफ पढ़ोगे तो वो चीज़ मिल जाएगी कि जो हाउस होल्ड में घरों के अंदर जो कनेक्शन किया जाता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल स्पेसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। बी वाला पार्ट देखते हैं। स्पेस 5 and 4 have the same resistance. Space 3 and 2 have respective resistance of 20 ohm and 30 ohm. Space 1 has resistance double that of space 5. What is the net resistance for space 5? स्पेस 5 और 4 का रेजिस्टेंस सेम है, यानी R5 इक्वल्स R4। इसको हम मान लेते हैं, लेट सपोज ये R है, ठीक है, R ओम्स। स्पेस 3 का हमको दिया हुआ है, कितना दिया है, 20 ओम्स। स्पेस 2 का हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस 30 ओम। स्पेस 1 का क्या कह रहा है, डबल है स्पेस 5 का। स्पेस 5 का R ओम हमने माना है, तो R1 कितना हो जाएगा, 2R ओम्स। अब देखो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में जो मेन से पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो दिया हुआ है और मेन से करंट हमको दिया हुआ है। यहाँ से हम रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं कि ओवरऑल सारी स्पेसेस का मिला के कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या कह सकते हो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमको मिल जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो R टोटल मान लो या R इक्विवेलेंट मान लो, ये क्या होगा, जो आपका V है 220 डिवाइडेड बाई करंट यानी 22, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम्स आ जाएगी। अब यहाँ जो हमको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं इनको भी हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया पैरेलल कनेक्शन है, ये हमको पता चल गया। तो पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स
सबको इन्वर्स करके ऐड कर दो। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। R1 हमारा 2R है, इसको एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर लोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 60R डिवाइडेड बाई 150 प्लस 5R। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी? जो हमने अभी टोटल निकाला है 10 ओम्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ से R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 150 ओम्स। तो हमको स्पेस 5 का बताना था, स्पेस 5 की क्या है? R हमने माना था, तो यही आपका R5 का होगा और यही आपका R4 का भी होगा। R1 निकालना है तो इसका डबल हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा R1। लेकिन हमको बस यही इतना निकालना था, तो बस डायरेक्ट आप यहाँ लिख दोगे R5 इक्वल्स 150 ओम्स। सी वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द करंट इन स्पेस 3? देखो स्पेस 3 का रेजिस्टेंस हमको दिया है 20 ओम्स और पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो सेम होती है, यानी V आपका वही होगा 220 वोल्ट। I इज इक्वल टू V बाई R लगा दोगे। V आपका 220 है डिवाइडेड बाई 20, तो यहाँ 0 गया, 11 आ जाएगा, 11 एम्पियर। तो B और C वाला जो पार्ट है वो पेज नंबर 209 जो 12.6 वाला टॉपिक है उसी को पढ़ोगे, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। अब D वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट शुड बी प्लेस बिटवीन द मेन कनेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ द हाउसेज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल हाई इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट आने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो ख़राब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, उसके लिए हम जो मेन सप्लाई आ रहा है उसके और जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसके बीच में एक चीज़ लगाते हैं। वो चीज़ कौन सी होती है? उसे हम फ्यूज़ कहते हैं। जब ज़्यादा करंट आता है तो वो फ्यूज़ के अंदर जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है और कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। इस तरह से आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है वो बच जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पेज नंबर 238 पे दिया हुआ है। अब सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है वो 4 मार्क्स कैरी करेंगे और ये आपका केस बेस्ड या कह सकते हो डाटा बेस्ड क्वेश्चंस है। कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होगी, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 39 है। इसमें देखो कुछ चीज़ें हमको दी हुई हैं। ऊपर आपको एक इमेज दी हुई है, आर दैट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर। तो ये इमेज किसकी है? स्लाइड प्रोजेक्टर की है। स्लाइड्स आर स्मॉल transparencies mounted in sturdy frames ideally suited to magnification and projections. Since they have a very high resolution and a high image quality, there is a tray where the slides are to be put into a particular orientation so that the viewers can see the enlarged erect image of the transparent slide. This means that the slides will have to be inserted upside down in the projector tray. तो भाई देखो पूरी चीज़ें आपको नहीं समझनी है, क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो हम देख लेंगे। यहाँ पर जो पैराग्राफ में पढ़ा गया उसको हम एक मोटे मोटे तौर पे देखें तो बात हो रही है एक स्लाइड प्रोजेक्टर की। इस फर्स्ट वाली फिगर में देखो ये एक ट्रे टाइप का है, इसी के अंदर स्लाइड रखी जाती है और जो आपकी स्लाइड्स है वो हाई क्वालिटी इमेजेस उसके अंदर होती हैं और फिर प्रोजेक्टर की मदद से इसकी जूम्ड इमेज दिखाई जाती है, बड़ी सी इमेज दिखाई जाती है। अब सीधी सी बात है, इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी तभी उसकी जूम इमेज सही से दिखेगी, वरना ब्लर हो जाएगी, इमेज धुंधली होने लगेगी। अब इस प्रोजेक्टर में इमेज किस तरह से बनती है आप देख सकते हो, इनलार्ज बड़ी बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है, यानी सीधे बनती है। तो प्रोजेक्टर के अंदर हमारा लेंस यूज़ होता है। अब इनलार्ज इमेज बननी है, इसका मतलब लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस में आप जानते हो एक केस को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सब में इमेज कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और प्रोजेक्टर कैसी इमेज बनाएगा? स्क्रीन पे ऑब्टेन करेगा, यानी रियल इमेज करेगा, लेकिन इमेज हमारी इरेक्ट बननी है, सीधी बननी है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर स्लाइड्स हैं, उसको उल्टा रखना पड़ेगा, यानी हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। ये क्या करता है? हमको स्क्रीन पे इमेज चाहिए क्योंकि प्रोजेक्टर स्क्रीन पे हमें इमेजेस दिखाएगा। तो ऑब्जेक्ट को अगर हम सीधा रखेंगे तो इमेज उल्टी बनेगी। हमको अगर इमेज सीधी चाहिए तो ऑब्जेक्ट को उल्टा रखना पड़ेगा। ठीक है, यही बात कही जा रही है कि स्लाइड विल हैव टू बी इंसर्टेड अपसाइड डाउन, यानी ऊपर वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए, उल्टा रखना चाहिए। तो फिर वह जब उल्टी होगी तो सीधी हो जाएगी। टू शो हर स्टूडेंट द इमेज ऑफ इंसेक्ट की इमेज दिखानी है जो कि इन्वेस्टिगेट किया था मिस्टर अय्यर ने और उसे प्रोजेक्टर की मदद से दिखाएंगे। हर स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस 500 टाइम्स इनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ स्लाइड ऑन अ स्क्रीन 10 मीटर अवे। तो ये जो स्लाइड प्रोजेक्टर है वो क्या करता है? 500 टाइम्स इनलार्ज कर देता है, यानी ये किसकी वैल्यू दी है? मैग्निफिकेशन की दी हुई है। एंड इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टी इमेज बनाता है, यानी एम की वैल्यू क्या होगी? फिर निगेटिव होगी, यानी -500 ये होगी। कहाँ बनाता है? स्क्रीन पे बनाता है जो कि 10 मीटर अवे है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं, ये हमारा लेंस है, ऑब्जेक्ट को हम इधर लेफ्ट साइड कहीं रखेंगे। इमेज इन्वर्टेड बन रही है, जैसा हमने रखा उसका उल्टा बन रही है, यानी अगर हमने ऐसे रखा है तो इमेज इस तरह से बन रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो तो हमारा निगेटिव रहेगा, लेफ्ट साइड है ना, तो राइट साइड जो हमारी इमेज बनेगी v की वैल्यू वो पॉजिटिव होगी।
इतनी मोटी मोटी चीज़ें हमको यहाँ से पता चल रही है। और v की वैल्यू बेसिकली क्या है, प्लस में 10 मीटर। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। ए वाले पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ लेंस, कौन सा लेंस यूज़ किया गया है, तो वो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, वही आपकी इनलार्ज इमेज शो करेगा। बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, अगर वी वाला जो सिंबल है वो हम यूज़ कर रहे हैं इमेज डिस्टेंस के लिए और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए, देन विद वन रीजन स्टेट व्हाट विल बी द साइन ऑफ वी बाई यू। और वी बाई यू किसकी वैल्यू है, मैग्नीफिकेशन की। और मैंने बताया मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्यों निगेटिव आएगी, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बननी, उल्टी बननी, यानी जिस साइड जैसे आप रखोगे उसका उल्टा बनेगा। अगर आप जो स्लाइड से, जैसे कहा गया ना कि स्लाइड को उल्टा रखा जा रहा है, तो उस उल्टी वाली स्लाइड को और उल्टा करोगे तो सीधा हो जाएगा। तो वो इसीलिए उल्टा रखा जाता है ताकि इमेज हमको सीधी मिले। तो इमेज कैसी बनेगी, जैसा ऑब्जेक्ट है उसका इन्वर्टेड, उसका उल्टा, और इन्वर्टेड बनेगी, इसीलिए हमारा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव में आएगी। तो आप यही बता दोगे, आपको रीज़न बताना है ना, तो आप कह दोगे निगेटिव। क्यों निगेटिव है, एज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब सी वाले की बात कर लेते हैं। स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो यहाँ कॉन्वेक्स की बात ही कर दिया। अगर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आ रहा था तो यहीं से देख लेते, आपको आंसर मिल जाता। फोकल लेंथ आपको दी हुई है, यानी एफ की वैल्यू क्या होगी, प्लस में हमारी होगी 20 सेंटीमीटर। द स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन, यानी स्लाइड को उल्टा रखा जा रहा है 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 21 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं, हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। तो यू की वैल्यू हमारी माइनस में होगी 21 सेंटीमीटर। हाउ फार अवे शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम द स्लाइड प्रोजेक्टर्स लेंस सो दैट द स्लाइड इज इन फोकस। स्क्रीन को हम कहाँ रखें, कितनी दूर रखें उस प्रोजेक्टर के लेंस से, यानी इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। स्क्रीन पे इमेज बनेगी ना, तो इमेज कितनी दूर बनेगी ताकि वो स्लाइड फोकस में हो, यानी स्लाइड जो है वो क्लियरली हमको विजिबल हो स्क्रीन पे। तो v की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। सिंपल सा लेंस फॉर्मूला लगा दो, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v चाहिए हमको, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर दो। बस इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व ही करना है। v की वैल्यू आपको आ जाएगी 420 सेंटीमीटर। और इमेज किस साइड बनेगी, राइट साइड बनेगी, यानी जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा है उसके दूसरे साइड। तो इतना कर दोगे, सी वाला पार्ट आपका 2 मार्क्स का था, तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब सी वाले में ही, सिर्फ सी वाले में आपको ऑप्शन है, देखो यहाँ भी सी लिखा है, यहाँ भी सी लिखा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सी वाले पार्ट में है। इसमें क्या कह रहा है, तो चाहे ये जो भी हमने किया ये न्यूमेरिकल आप कर लेते या जो नीचे दिया उसको कर सकते हो। व्हेन अ स्लाइड इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस इन द प्रोजेक्टर, an image is formed 3 meter in front of the lens. So the focal length of the lens is 14 centimeter. Draw a ray diagram to show image formation, not to scale. तो भाई आपको एक रे डायग्राम बनाना है, लेकिन साथ में क्या कह रहा है, नॉट टू स्केल। स्केल वगैरह की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मेजरमेंट आपको नहीं करनी कि 15 सेंटीमीटर मेज़र कर रहे हो, 14 सेंटीमीटर मेज़र कर रहे हो, कोई भी लेंथ लेके आप बना सकते हो। जैसे मान लो आपने इस तरह से लेंस बना दिया और ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहाँ पर आपका F1 हो गया और यहाँ पर 2F1 हो गया, इधर F2 हो जाएगा, ये 2F2 हो जाएगा। अब ये जो डिस्टेंस है उसको एक मेज़रमेंट ले लेना, यानी यहाँ जो मेज़रमेंट दिया उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉट टू स्केल का मतलब ये है कि आपको 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर इस तरह से मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है आप कुछ मान लेना, स्केल से ही प्रॉपर बनाना, ऐसा नहीं कि एकदम रफ बना दिए पेंसिल से सीधे। तो इसको मान लो अगर 5 सेंटीमीटर लेना, तो F1 और 2F1 को इसको भी 5 सेंटीमीटर लेना, इसको ना चेंज कर देना कि F कहीं बन गया 2F कहीं बना दिए, कोई मेजरमेंट नहीं लिए। यानी वैल्यू आप कुछ अपने से भी मान सकते हो, लेकिन वो वैल्यू एज पर द रूल होनी चाहिए। O और F1 की जो दूरी है वही F1 और 2F1 के बीच में होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखो फोकल लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर दूर रखा है, यानी ऑब्जेक्ट बिल्कुल करीब ही में ही होगा यहाँ पर, लेकिन फोकस से थोड़ा सा दूर पीछे रखा होगा। ठीक है, यहाँ ऐसे बना देना। अभी जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया इसको मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी हाइट वगैरह होगी। एक रे ऐसे जाएगी और फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और ऐसे निकल जाएगी सीधे। तो इमेज यहाँ कहीं हमारी बनेगी। ठीक है, स्केल से आप बनाओगे सीधा सीधा तो और ज़्यादा क्लियर बनेगी इमेज। इस तरह से सारी चीज़ें आपको दिखा देनी, ये ए है, बी है, ए डैश है, ये बी डैश है, तो इस तरह से कंप्लीट डायग्राम बन जाएगा। तो सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जहाँ पर इस साल के जितने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर की वीडियो होगी वो उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चैप्टर पढ़ना है तो वो सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, वहाँ से आप उस वीडियोस को देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे
तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।